Dear student, the topic of discussion for today is transgenic plants. जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं, जैसे आपने इस समय सुना होगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, चाहे वो बीटी कॉटन है, चाहे बीटी टोमेटो है, चाहे बीटी ब्रिंजल है, ये सभी ट्रांसजेनिक प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो किस तरीके से ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बनाए जाते हैं, अगर हम डिफाइन करें तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते क्या हैं, इनकी एक ब्रीफ हिस्ट्री के साथ साथ मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ बताऊंगा कि जो भी हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में सुनते हैं उनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनके कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी हम टेक्निक यूज़ करते हैं। तो ये मैं आगे की स्लाइड्स में आपको समझाऊंगा। तो मैं बात कर रहा था कि इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री में आपको दूं अगर, तो 1982 में पहला ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस किया गया और ये प्लांट था टोबैको का, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था। इसके अलावा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट्स थे उनमें सबसे पहले कॉलीमोवायरस वेक्टर को यूज किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट से फर्स्ट टाइम 1984 में। और 1994 में सबसे पहले जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई गई वो यूएस में बनी और वो टोमेटो था, जिसे हम फ्लावर सेवर नाम से जानते हैं। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री है इसकी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, कौन सबसे पहले ट्रांसजेनिक प्लांट बना, फिर किस तरीके से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी वो सबसे पहली कौन सी थी। तो इन बात के मैंने आंसर आपको इस स्लाइड में दिए हैं और ये आप नोट करते रहिएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते क्या हैं। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर प्लांट्स इनटू विच one or more genes from another species have been introduced into their genome using genetic engineering process। यानी ऐसे प्लांट्स जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम जिन्हें बनाते हैं और उनके जीनोम में कोई बाहरी जीनोम, जिसे हम ट्रांसजीन कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर हम एम की बात करें कि भाई ट्रांसजेनिक प्लांट्स को हम क्यों बना रहे हैं, देन द एम इज टू इंट्रोड्यूस ए न्यू ट्रेट to the plant which does not occur naturally in the species। अगर किसी स्पीसीज में हमें कोई नया ट्रेट डालना है तो उसके लिए हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते हैं। मैं समझता हूं डेफिनेशन आप लोगों की समझ में आ गया। मैं यहां पर मैं कुछ ऐसे टर्म्स आपको बता रहा हूं जो जब हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते हैं तो वो कहिएगा फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। ट्रांसजीन, पहला है ट्रांसजीन। ट्रांसजीन का मतलब है ये एक फॉरेन जीन है जिसे हम किसी भी स्पीसीज से ले सकते हैं और इसे हम जो भी हमें टारगेट सेल है उसके अंदर हमें इसको पहुंचाना होता है। जो दूसरा टर्म है ट्रांसजेनेसिस। ट्रांसजेनेसिस का मतलब है कि जब हम जीन को टारगेट सेल के जीनोम के साथ इंसर्ट करते हैं या अटैच करते हैं तो ये जो प्रोसेस है इसे हम ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। एक है तीसरा टर्म ट्रांसफॉर्म सेल। ट्रांसफॉर्म सेल वो सेल होती है जिसके डीएनए में फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया जाता है। और टारगेट सेल क्या है? टारगेट सेल वो है जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेलेक्ट करते हैं। अगर हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात करें और उनकी टारगेट सेल्स की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं जिनको हम टारगेट सेल्स की तरह यूज कर सकते हैं। उनमें से प्रोटोप्लास्ट है, उनमें जाइगोट है, उनमें एम्ब्रियो है और उनमें कैलस है। इनमें से किसी एक को भी लेके हम जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं उनका फॉर्मेशन या उनका प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। अब बात आती है कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बनाया कैसे जाता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स हैं और इनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है। यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है उसके थ्रू ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने का एक छोटा सा फिगर आप देख रहे हैं। इनमें हमने लिया है कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरियम है उसका हम प्लाज्मिड एक्सट्रैक्ट करते हैं या आइसोलेट करते हैं और फिर इसमें एक टीडीएनए रीजन है, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम कट लगा के
उसमें जो भी डिजायर्ड जीन है या जो भी ट्रांस जीन है उसको कहिएगा कि इंसर्ट किया जाता है, उसके साथ लगाया जाता है, जोड़ा जाता है, और फिर इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम प्लांट सेल्स के साथ ग्रो करके ट्रांसफॉर्म जो सेल है उसका फॉर्मेशन करते हैं, और फिर इन ट्रांसफॉर्म सेल्स को हम रीजनरेट करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू, और जो इनसे प्लांटलेट्स डेवलप होंगे उन्हें हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहेंगे। तो ये एक मैंने जनरल आइडिया दिया है आपको किस तरीके से। तो यहाँ पे बहुत सारी मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना सकते हैं। तो कौन कौन सी मेथड है इनको मैं एक एक करके आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो अभी मैंने बताया कि डिफरेंट मेथड्स होती हैं। तो अगर जीन ट्रांसफर मेथड्स की हम बात करें कि किस तरीके से हम जो ट्रांस जीन है उसको किसी भी जीनोम के या किसी भी सेल में किस तरीके से उसको हम ट्रांसफर करेंगे, टारगेट सेल में किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे, तो इसकी जो मेथड्स हैं उनको हमने 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया है। एक होती है बायोलॉजिकल मेथड, एक होती है फिजिकल मेथड, और एक होती है केमिकल मेथड। इन मेथड्स को मैं एक एक करके 1 बाय 1 आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले मैं बायोलॉजिकल मेथड को आपके सामने डिस्क्राइब करना चाहूँगा या डिस्कस करना चाहूँगा। ये एक एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, ये एक रॉड शेप्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो सॉइल में पाया जाता है, और इसको हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ये डाइकोट प्लांट्स में एक बीमारी पैदा करता है जिसे क्राउन गॉल डिसीज कहते हैं। अब जो ये बैक्टीरिया है, जो प्लांट्स में कट और वाउंड लग जाते हैं, उनके थ्रू ये रूट और स्टेम में पहुंचता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इंटर किंगडम डीएनए ट्रांसफर करने में भी कैपेबल होता है, और ये जीन ट्रांसफर के लिए या कहिएगा ट्रांसजेनिक प्लांट्स के लिए एक सबसे पोटेंशियल वेक्टर माना जाता है। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, ये सबसे पोटेंशियल वेक्टर माना जाता है। इसकी एक जो संरचना है, इसमें हम आगे देखेंगे, मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूं कि अपने बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ साथ इसमें एक प्लाज्मिड होता है जिसमें टीडीएनए प्रेजेंट होता है। यहां पे जो मैं टीडीएनए बता रहा हूं वो टीडीएनए ट्रांसफर डीएनए है, और इस टीडीएनए की प्रेजेंस की वजह से ये टीआई प्लाज्मिड कहलाता है। इसमें कैसे ट्रांसफर होता है, क्या टीआई प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर है, ये सब मैं आगे की स्लाइड में आपको बताता हूं। जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि जो टीआई प्लाज्मिड है, ये एग्रोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है उसमें पाया जाता है। टीआई प्लाज्मिड इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्योंकि इसमें टीडीएनए है। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें जीन ट्रांसफर के लिए हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का जो प्लाज्मिड है टीआई, उसे वेक्टर की तरह यूज करते हैं। ये बैक्टीरिया प्लांट्स में कौन सा बैक्टीरिया, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, क्राउन गॉल डिसीज पैदा करता है। ये डिसीज बैक्टीरियम से प्लांट न्यूक्लियर जीनोम में डीएनए सेगमेंट के ट्रांसफर के कारण होती है। इस डीएनए सेगमेंट को, जो डीएनए ट्रांसफर होता है, उसे टीडीएनए कहते हैं। जो टीआई प्लाज्मिड है, जैसा आप यहां पे देख रहे हैं, उसमें 4 रीजन्स होते हैं। एक रीजन ए होता है जो टीडीएनए के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, और इसे हम ट्यूमर इंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल मानते हैं, या हम कहें कि ये ट्यूमर इंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जो रीजन बी है वो रेप्लिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो रीजन सी है वो कॉन्जुगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और जो रीजन डी है वो वाइब्रेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो रीजन डी है इसको VIR रीजन भी कहा जाता है। जो टीडीएनए है टीआई प्लाज्मिड का, यहां से ट्रांसफर होकर न्यूक्लियर जीनोम तक पहुंचता है और ट्यूमर बनाता है। अगर हम टीडीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें कि जो टीडीएनए है वो किस तरीके की स्ट्रक्चर है, तो ये इसमें एक ऑन्क रीजन ONC रीजन होता है और एक OS रीजन होता है। जो ONC रीजन होता है ये 3 जीन से मिलकर बना होता है। इसको TMS फर्स्ट, TMS सेकंड तथा TMR नाम से जानते हैं। जो टीडीएनए का OS रीजन है,
ये रीजन अनयूजुअल एमिनो एसिड के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे एमिनो एसिड्स को ओपाइंस कहा जाता है। ऐसे अमीनो एसिड्स को ओपाइन कहते हैं। यहाँ पे दो मेन ओपाइंस मिलते हैं, एक तो ऑक्टोपाइन होता है और दूसरा नोपेलाइन होता है। ये दोनों जो अमीनो एसिड्स हैं ये कार्बन तथा नाइट्रोजन के सोर्स की तरह यूटिलाइज किए जाते हैं टीआई जो कहिएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा। टीडीएनए दोनों सिरों पर, जो टीडीएनए है इसके दोनों सिरों पर 25 बेस पेयर लॉन्ग डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस पाए जाते हैं जो ट्रांसफर डीएनए के ट्रांसफर के लिए जरूरी होते हैं। जो टीआई प्लाज्मिड का मैं कह रहा था अभी कि जो रीजन डी है जिसे हम वीआईआर रीजन भी कह रहे हैं, जो विर रीजन होता है ये 35 किलो बेस पेयर का होता है और इसमें 6 ओपेरॉन्स पाए जाते हैं। इसमें 6 ओपेरॉन पाए जाते हैं। इनमें हम विर ए, विर बी, विर सी, विर डी, विर ई और विर जी। जो विर ए, बी, डी तथा जी है वो वायुलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि जो सी तथा ई है वो ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। विर ई टीडीएनए के ट्रांसफर में भी मदद करता है, हेल्प करता है। तो ये मैंने अभी आपको एक इसका जो टीआई प्लाज्मिड है उसका जो कहिएगा स्ट्रक्चर है, जो उसका मेकअप है, वो अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। अब इसके बाद आता है कि ये जो टीडीएनए है ये ट्रांसफर कैसे होता है, जो कहिएगा कि न्यूक्लियर जीनोम जो होस्ट सेल है उसमें कैसे पहुंचता है, इसको मैं आपको अगली जब एग्रोबैक्टीरियम जो सॉइल में प्रेजेंट होता है किसी भी प्लांट के नजदीक पहुंचता है जो इंजर्ड है या वाउंडेड है, तो उसके जो एक्जुडेट्स होते हैं उनमें कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो इसको एक तरीके से एक्टिवेट करते हैं। और ये जो फिनोलिक कंपाउंड्स हैं इनमें मेनली एसिटोसिलिंगोन और बीटा हाइड्रोक्सी एसिटोसिलिंगोन मुख्य रूप से। ये जो सिग्नल्स हैं फिनोलिक कंपाउंड्स के रूप में ये विरजी को एक तरीके से कहिए कि इंड्यूस करते हैं और ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट होती है। जो ये स्लाइड है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो टीडीएनए है टीआई प्लाज्मिड से हटके या निकल के किस तरीके से जो होस्ट जीनोम है उसके साथ अपने आप को अटैच करता है। जो टीडीएनए होता है ये ट्रांसफर के दौरान टीआई प्लाज्मिड में सबसे पहले निकिंग होती है। जो टीआई प्लाज्मिड है जिसकी हमने अभी बात करी थी तो उसमें सबसे पहले निकिंग होती है। ये निकिंग 2 साइट्स पर होती है। ये बॉटम स्ट्रैंड्स के 3 प्राइम एंड पर प्रेजेंट 4th बेस से स्टार्ट होती है। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके पहली बात तो ये है कि जो बॉटम स्ट्रैंड है उस पे होगी और उसके 4th बेस पे स्टार्ट होगी। ये जो निक लगती है इसकी वजह से जो डीएनए है वो उसमें डीएनए सिंथेसिस का इनिशिएशन होता है। डीएनए सिंथेसिस राइट हैंड के बेस पेयर से स्टार्ट होता है और ये टीडीएनए कहलाता है। ये जो है ये टीडीएनए कहलाता है। ये विर ई के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और प्लांट न्यूक्लियस को ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि जो विर ई है वो टीडीएनए के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। जो प्लाज्मिड में निकिंग है वो विर डी के द्वारा लगाई जाती है। निकिंग के तुरंत बाद पॉलीमरेज निक की साइट पर पहुंचता है और नए डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है जो विर ई के द्वारा प्लांट न्यूक्लियस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये मैंने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है जो आप देख रहे हैं। तो इसमें से आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से टीआई प्लाज्मिड से टीडीएनए एग्रोबैक्टीरियम तक पहुंचता है, प्लांट जीनोम तक पहुंचता है। ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसी को हमने वेक्टर की तरह यूज किया कि जो भी हमें फॉरेन जीन भेजना होता है उसे टीडीएनए में हम इंसर्ट करके प्लांट जीनोम तक
भेज सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी। जो जीन ट्रांसफर के लिए बायोलॉजिकल मेथड्स का मैंने जिक्र किया, अभी उसमें मैंने आपको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के बारे में बताया कि किस तरीके से हम उसको वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ वायरसेस होते हैं जिन्हें हम वेक्टर्स की तरह यूज कर सकते हैं, और ये एफिशिएंट वेक्टर्स हैं। इनमें एक है कॉलिमो वायरस, जो एक मोज़ेक कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है वैसे वो, और ये कॉलिमो वायरस का मेंबर है। इसके अलावा पैरा रेट्रोवायरसेस होते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म के द्वारा रेप्लिकेट करते हैं, और ये भी वेक्टर की तरह यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक और वेक्टर है जिसको हम यूज करते हैं, वो है जो नेक्स्ट स्लाइड में अभी आपको मैं बताऊंगा। वायरस है जेमनी वायरस, जिसे हम जीन ट्रांसफर के लिए वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। जो जेमनी वायरसेस होते हैं ये रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म के द्वारा रेप्लिकेट करते हैं, और बिल्कुल बैक्टीरियोफेज जो M13 बैक्टीरियोफेज है उसकी तरह ये रेप्लिकेट करते हैं। इनमें जो रेप्लिकेशन है वो जो इन्फेक्टेड प्लांट सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इस मैकेनिज्म को, जो इसकी रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म है, इसी को टूल बना के हम इसको एक वेक्टर की तरह इस वायरस को यूज किया जा सकता है जीन ट्रांसफर के लिए। अभी तक मैं आपको बायोलॉजिकल मेथड्स के बारे में बता रहा था कि किस तरीके से हम बायोलॉजिकल मेथड्स को या बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज करके हम किस तरीके से ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना सकते हैं या हम जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जो अगली मेथड है वो फिजिकल मेथड्स है। इनमें पहली मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन। ये जो टेक्निक है इसमें हम क्या करते हैं कि जो सेल्स हैं उन पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम अप्लाई करते हैं, जिससे उन सेल्स की परमेबिलिटी, जो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। इस परमेबिलिटी को बढ़ने के कारण जो डिफरेंट केमिकल, ड्रग्स और डीएनए जो भी हमें इंट्रोड्यूस करना होता है सेल में, वो आसानी से हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रो ट्रांसफर भी कहा जाता है। इसके अलावा दूसरी जो फिजिकल मेथड है उसे हम कहते हैं पार्टिकल बम्बार्डमेंट। जो पार्टिकल बम्बार्डमेंट है इसको हम माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स के थ्रू करते हैं। इन्हें हम माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स के थ्रू करते हैं, या हम इन्हें बायोलिस्टिक गन्स कहते हैं, और इनका जो डिस्क्रिप्शन है मैं अगली स्लाइड में आपको करता हूं। जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल मेथड है, इस मेथड में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले टंगस्टन या गोल्ड जो होता है उसके माइक्रो पार्टिकल्स लेके उन्हें हम यूज करते हैं, और इन माइक्रो पार्टिकल्स को उस डीएनए से कोट कर लेते हैं जिनका कि हमें ट्रांसफर करना होता है। इसके बाद ये जो माइक्रो पार्टिकल हैं इन्हें हाई इनिशियल वेलोसिटी पर एक्सेलरेट किया जाता है, और जहां एक्सेलरेट किया जाता है उसको बायोलिस्टिक गन बोलते हैं इसको। इनको एक्सेलरेट करके टारगेट सेल में रख दिया जाता है, एंटर कराया जाता है, और इसके जो हाई वेलोसिटी के कारण ये जो टंगस्टन बॉल्स हैं जिन पे, या गोल्ड बॉल्स हैं जिन पे कि हमने डीएनए कोट किया होता है, ये टारगेट सेल के अंदर एंटर कर जाती है, और जो ट्रांस जीन है वो जीनोम, जो टारगेट सेल है उसके जीनोम के साथ इंसर्ट अपने आप को कर लेते हैं। तो ये एक मेथड है बायोलिस्टिक गन की, जिसे आप इसमें फिगर में देख रहे हैं। जो नेक्स्ट मेथड है वो है थ्रू माइक्रो इंजेक्शन। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो माइक्रो पिपेट्स होती हैं जिनका डायमीटर 0.5 से 10 म्यू माइक्रोन तक होता है, उन्हें हम यूज करते हैं। इस मेथड में टारगेट सेल्स को ग्लास प्लेट पर रखकर माइक्रो पिपेट से उनको सक्शन द्वारा रोका जाता है, और फिर आर्टिफिशियली बाउंड किया जाता है। इसके बाद जो माइक्रो मैनिपुलेटर्स होते हैं उनकी हेल्प से डीएनए को इन टारगेट सेल में इंजेक्ट किया जाता है, जैसा कि आप इस समय यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में कि किस तरीके से हम उनको माइक्रो इंजेक्ट करके जो
ट्रांसजीन्स हैं उनको किसी भी टारगेट सेल में भेजा जाता है। माइक्रो इंजेक्शन जो टेक्निक है उसके अलावा भी एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। लिपोसोम्स क्या होते हैं? लिपोसोम्स क्या है? ये लिपिड बैग्स होते हैं जिनमें प्लाज्मिड एनक्लोज होते हैं। ये लिपोसोम्स पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की हेल्प से प्रोटोप्लास्ट के साथ हम इनको यूज कर सकते हैं। प्लाज्मिड को प्रोटोप्लास्ट के अंदर भेजा जा सकता है। इस टेक्निक की जो एडवांटेजेस हैं कि हम इसको लिपोसोम्स को हम क्यों प्रीफर करते हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जिनमें क्या है, नंबर 1, इसमें डीएनए और आरएनए न्यूक्लियस डाइजेशन से प्रोटेक्ट रहते हैं। इसमें जो डीएनए और आरएनए हैं ये न्यूक्लियस डाइजेशन से प्रोटेक्ट रहते हैं। इसकी दूसरी खासियत है कि इसमें लो सेल टॉक्सिसिटी होती है और इसमें हाई डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी पाई जाती है। इसलिए हम इस मेथड को प्रीफर करते हैं कि जो लिपोसोम मीडिएटेड मेथड है उसको भी हम जीन ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मेथड है जीन ट्रांसफर की, वो है केमिकल मेथड। इसमें सबसे पहले हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर की बात करेंगे। जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मेथड है इसमें हमें किसी भी प्रकार के वेक्टर की जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं कि यदि हमारे पास टारगेट सेल प्रोटोप्लास्ट है तो डीएनए ट्रांसफर केमिकल की हेल्प से भी किया जा सकता है। इसके लिए हम जो डीएनए ट्रांसफर है उसे हम पीईजी की हेल्प से करते हैं। पीईजी की अगर हाई कंसंट्रेशन हम यूज करें तो ये डीएनए को प्रेसिपिटेट कर देती है और इसकी वजह से जब डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है तो एंडोसाइटोसिस के द्वारा ये प्रोटोप्लास्ट में एंटर कर जाता है। तो एक साधारण मेथड है जिसे हम जीन ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हैं। ये एक और मेथड है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है DEAE डेक्स्ट्रान मीडिएटेड ट्रांसफर। जो न्यूक्लिक एसिड और DEAE डेक्स्ट्रान कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस की हेल्प से बनाते हैं और बनते किसके बीच है, जो एक ये पॉलीमर है डेक्स्ट्रान और जो न्यूक्लिक एसिड की बैकबोन है फॉस्फेट, उनके बीच ये बनता है। इस कॉम्प्लेक्स की वजह से जो प्रोसेस है कहिए एंडोसाइटोसिस की, ये अपटेक बढ़ा देती है डीएनए का और डीएनए जो न्यूक्लियर जीनोम है उसके साथ अटैच हो जाता है, उस सेल में एंटर कर जाता है। जो ये स्लाइड आप देख रहे हैं यहाँ पे बीटी कॉटन को आपको दिखाया गया है कि जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। होता क्या है कि जो कॉटन है उस पे इंसेक्ट्स जब अटैक करते हैं तो उसकी जो बॉल होती है कॉटन बॉल्स उनको वो खराब कर देते हैं। अगर इनको इंसेक्ट से बचाना है तो हमें बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इस तरीके के यूज करने पड़ेंगे जो एनवायरमेंट के लिए हैजार्डस है। इस समस्या से निजात पाने के लिए बीटी कॉटन या कहिए जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन बनाई गई और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया होता है बेसिलस थुरिनजेनेसिस, उसका जो जीन है उसमें जो जीन्स हैं एक ऐसा जीन भी पाया जाता है जो क्रिस्टल प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये जो क्रिस्टल प्रोटीन होती है ये टॉक्सिक होती है। तो अगर इस क्रिस्टल जीन को अगर हम कॉटन के जीनोम में इंसर्ट कर दें तो उसमें वो प्रभाव आ जाते हैं टॉक्सिसिटी के, जो सैप होता है, सेल सैप होता है जो प्लांट का, कि जब भी इस पे इंसेक्ट कोई अटैक करता है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट था जेनेटिकली उसके मॉडिफाइड प्लांट्स के लिए कि जो हमने बीटी कॉटन का प्रोडक्शन किया या कहिए फॉर्मेशन किया। जो अगला प्लांट यहाँ हम दिखा रहे हैं वो है यहाँ पे ये दूसरा एग्जाम्पल दिखाया जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का, इसे हम टोमेटो कह रहे हैं, जो टोमेटो और ये फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है दुनिया की, है ना, जो यूएस में डेवलप हुई और इसे फ्लावर 7 नाम हमने दिया। तो ये सारी चीजें हैं
कि हम किस तरीके से राइपनिंग बढ़ाते हैं, किस तरीके से टमाटर को उसकी क्वालिटी बढ़ाते हैं, तो इसको भी हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं और ये दूसरा एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक प्लांट का। ये आप यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं जिन्हें हम गोल्डन राइस के कह रहे हैं, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। तो यूरोपियन साइंटिस्ट ने 90s में एक ऐसी वैरायटी डेवलप करी जिसमें ऐसे जीन्स डाले गए जो बीटा कैरोटीन के लिए सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये बीटा कैरोटीन बॉडी में जाके विटामिन ए में बदल जाती है। तो जो हम कहें कि जो आई साइट के लिए या आंख के लिए जरूरी होता है विटामिन ए, उसको इसमें इंट्रोड्यूस करके ये नई वैरायटी बनाई गई जिसे हम गोल्डन राइस के नाम से जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि अब तक जो मैंने डिस्कस किया है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं, किस तरीके से हम बनाते हैं और कौन कौन सी मेथड्स हम यूज़ करते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स का मतलब क्या है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करी हैं। आई होप कि आप सब इसको समझ गए होंगे और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। गुड लक।